Yes, am I audible? Divanshi, it's here. Good evening, sir. Good evening, Disha. ओके सो जो आपका सेकंड टर्म है उस सेकंड टर्म का सिलेबस मैं लूंगा मींस पर्टिकुलरली ऑप्टिक्स और क्वांटम फिजिक्स। दो ही टॉपिक्स है सेकंड टर्म में, एक ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, और दूसरा क्वांटम फिजिक्स होगा। शम्स सर ने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया। Yes, sir. रिफ्लेक्शन में क्या कर रहे थे आप लोग? लास्ट टॉपिक क्या था? यू वर सेइंग कि रिफ्लेक्शन उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। मुझे बताओगे प्लीज लास्ट टॉपिक क्या Yes, था? sir. Reflection complete हो गया था. रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया था। Yes, sir. सो बाकी बच्चों को तो मैं जानता हूँ, मेरी फर्स्ट क्लास है आई गेस अनुष्का के साथ मेरी फर्स्ट क्लास है आज, एंड श्री ना। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों। सो ये जो बैच है इट्स अ नीट बैच, तो हम जो टारगेट करेंगे ये बोर्ड्स प्लस नीट। नीट के बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे हम। अगर आप में से कोई ऐसा है जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसे जेई वाली बैच में शिफ्ट हो जाना चाहिए। जेई और नीट के सिलेबस में कुछ कुछ डिफरेंस है। दूसरी बात, बोर्ड्स में इस रे ऑप्टिक्स है ना बहुत कुछ डिडक्ट हो चुका है। जैसे रिफ्लेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बोर्ड सिलेबस। मैं आपको एक बार दिखा दूं कि क्या क्या है और क्या क्या डिडक्ट हो गया। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन नहीं है, डिस्पर्जन नहीं है। डिस्पर्जन का बेसिक आइडिया है। मेजर जो है दैट इज रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिफ्लेक्शन आपको इसलिए कराया गया था क्योंकि जब आप नीट दोगे 22 में तब ये सिलेबस में होता है। यूजुअली करते क्या, ऑप्शन में डाल देते हैं। जो पार्ट ये सीबीएसई सिलेबस से डिलीट कर देते हैं उसे ऑप्शन में डाल देते हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने नीट एग्जाम में ऐसे ही किया था। तो रिफ्लेक्शन आप कर चुके हैं, वी विल डू डिस्पर्जन। बट जो आपके सीबीएसई सिलेबस में टॉपिक नहीं है और नीट में आएगा उसमें मैं डेरिवेशन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता। विल डू कॉन्सेप्ट और उसके बाद न्यूमेरिकल्स नहीं। अभी तक आप जिस बुक से कहाँ से प्रैक्टिस करते थे, जो असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर की जाते हैं, उसके अलावा आप कौन सी बुक यूज करते? अच्छा, कुछ यूज नहीं करते। देखिए मैं दो बुक रिकमेंड करता हूँ। एक एसएल अरोड़ा, नॉट फॉर थ्योरी बट सॉल्ड एग्जाम्पल्स, सिर्फ सॉल्ड एग्जाम्पल्स एसएल के, अगर आपका टारगेट नीट है, प्लस नीट प्रीवियस ईयर्स, इट्स मोर देन इनफ। इस बार आपके बोर्ड्स में जो टफ क्वेश्चंस लग रहे थे लोगों को वो सब नीट प्रीवियस ईयर्स एक एक लाइन उठा के डाला हुआ था, सारा नीट प्रीवियस ईयर था। प्लस जो लोग थोड़ा सेफ साइड जाना चाहते हैं उन्हें जेई का 2020 के क्वेश्चंस करने चाहिए, प्रीवियस ईयर्स पीवाई के। जेई 2020 मेंस, ना 19 करने की जरूरत है ना 18 करने की जरूरत है, बस 2022 20 कर लीजिए। 2020 में बहुत क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। सिंस सर आपको रिफ्लेक्शन करा चुके हैं तो हम रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। शुरू में रिफ्रैक्शन बहुत थ्योरेटिकल है, तो जो मेरे पास स्लाइड्स हैं उसी को यूज करेंगे। अच्छा, मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम और है कि मुझे ना रिस्पॉन्सेस चाहिए होते हैं। मतलब मैं लेक्चर नहीं देता, हाँ मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। सो आई अज्यूम कि आप लोगों के माइक्स काम कर रहे हैं और आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे। तो देखो, रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड आपने यूज किया होता है, मुझे बताओगे कोई डेंसिटी क्या होता है? पहले कुछ जनरल डिस्कशन, फिर हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी एग्जैक्टली? डेंसिटी इज रेशियो ऑफ मास upon volume. Yes. किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ये डिसाइड करती है कि वो ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फ्लोट करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने वाटर में अगर आयरन डाल दिया तो आयरन क्या होगा, फ्लोट करेगा या आयरन सिंक कर जाएगा? हाँ जी अगर Sink करेगा. सिंक करेगा, उसका रीजन क्या है? कि आयरन की जो ज़्यादा dense है. यस, आयरन इज डेंसर देन वाटर। When we do refraction, we also talk about the density, but not the mass density. We talk about optical density. So when we do refraction, we talk about optical density. बहुत ढंग से कहानी सुनिएगा।
सो जो डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम वो ये डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी या ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगी। ऑप्टिकल डेंसिटी ये डिसाइड करेगा कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी कम होगी उसमें लाइट उतनी ही ज्यादा स्पीड से मूव करती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड्स द स्पीड ऑफ लाइट। जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी उस मीडियम। श्रीन, वाटर और अगर मैं एयर को कंपेयर करूं तो वाटर की डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ एयर। तो लाइट की स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, वाटर में ज्यादा होगी एयर में? एयर में सर। एयर में ज्यादा होगी, वाटर में कंपेरेटिव डेंसिटी कम हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू वाटर एंड ग्लास। ग्लास इज डेंसर देन वाटर, सो कहाँ लाइट की स्पीड कम होगी दिव्यांशी, इन वाटर और इन ग्लास? दिव्यांशी, लाइट की स्पीड कहाँ कम होगी, वाटर में या ग्लास में? अच्छा, दिव्यांशी ने अब तक बाइक यूज करना शुरू किया। वाटर में स्पीड, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है भाई, तो ग्लास में स्पीड कम होगी, वाटर में डेंसिटी कंपेरेटिव ज्यादा। सो ऑप्टिकल डेंसिटी ये डिसाइड करता है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड कैसी होगी, एंड दिस इज गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इट डिफाइंस ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। ये ऑप्टिकल डेंसिटी बताएगा। जैसे मास डेंसिटी बताता है, मास डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मास बाय वॉल्यूम से आप डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगी फ्लोट करेगी। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा वहां लाइट की स्पीड कितनी। वी कैन डिवाइड योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू टू टाइप्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे आप एब्सोल्यूट कहो। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद एयर इज एब्सोल्यूट, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद एयर इज एब्सोल्यूट। और कुछ ले लो, कोई एसिड ले लिया आपने, एसिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद एयर इज एब्सोल्यूट, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So absolute refractive index is refractive index of a medium with respect to vacuum और air। अब देखो इस absolute refractive index को आप कैलकुलेट कैसे करते हो? This is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। आपने क्या किया, वैक्यूम में लाइट की स्पीड ली, कितनी होती है वैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिशा? So 3 into 10 to 10 raised power 8. to power 8 meter per second. अगर मैं किसी मीडियम में जाता हूँ, लेट्स से मैं वाटर में जाता हूँ, तो स्पीड विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। From air, if I go to some other medium, the speed of light will increase or it will decrease? Decrease. It will decrease ना। किसी और मीडियम में जाएंगे तो वहां लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। C इज ग्रेटर देन V। तो बता सकते हो ये n कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा? दिस n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस विल बी ग्रेटर देन 1 और इट विल बी लेस देन 1। अंश, अंशिका, अंशिका, C is greater than V, right? वैक्यूम में स्पीड ज्यादा होती है, so this n will be greater than 1 or it would be less than 1 or it can't be decided। अच्छा, अनुष्का से कोई आंसर नहीं आएगा। जुवेरिया, आप बताओगे? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मीडियम, सो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 और इट्स लेस देन 1। जुवेरिया नॉट ऑडिबल। शरीन, देखिए C इज ग्रेटर देन V ना, तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is with respect to free space and that is always greater than 1, हमेशा 1 से बड़ा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम कभी नहीं। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ छोटी बैच रखने का ना सिर्फ एक ही मोटिव था कि टीचर और स्टूडेंट में डिस्कशंस हो पाए। ये वो सब्जेक्ट है जो सुनकर नहीं होता, मतलब आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, हर रिलेशन याद नहीं कर सकते। अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो विद इन 1 आवर आपको याद हो जाएगा। आपको सिर्फ क्लास के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, वो एक ब्रेन मैप बनता चला जाएगा आपके पास। तो ये जो n है, दिस n इज ग्रेटर देन 1।
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट डाउन, इतना लिखिए। रिफ्रैक्शन विल डू आफ्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप लिख लो तो मुझे बताना, चेंज स्लाइड, स्क्रॉल कर देंगे। Yes, written. Can I scroll it? Nushka. Yes, One sir. second, sir. Shireen, कोई डाउट यहाँ तक up to absolute refractive index? Yes, sir. No, sir. Nasha, कोई डाउट नहीं। देखो अभी ना इसमें मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ, सबको नहीं जानता कि क्या स्पीड है, आप कहाँ अटकते हो। जितना आप रिस्पॉन्ड करोगे ना उतना एक दो क्लास में मैं जानना शुरू कर दूंगा कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। आप लिख लो तो मुझे बताना, मैं स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल कर दूं इसको? Yes, sir. देखिए इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, जस्ट 1 सेकंड से क्या हुआ, जस्ट 1 सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो स्पीड ऑफ लाइट, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। The next question is speed of light in air just 1 second. Just 1 second, ये कुछ हैंग कर गया। आप ये न्यूमेरिकल लिखिए, तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल इसको लिखो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड, और एक मीडियम एक्स है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट इज 2 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके बताओ एंड राइट योर आंसर इन चैट रूम जल्दी से। 1 लाइन कैलकुलेशन। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट पता है, मीडियम एक्स में स्पीड ऑफ लाइट पता है, जस्ट आपको रेशियो चाहिए। क्वेश्चन लिखिए एंड राइट योर आंसर इन चैट रूम। तिशा हो गया? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। एनसीआर
ओके ठीक है, एनसीआई का ठीक आ रहा है। और आंसर्स भाई मैं कोस्ट हूँ, कोस्ट को भेजना। एक एनसीआई का आंसर है। दिव्यांशी, तिशा, श्रीन, अंशिका। अंशिका अगर ठीक है, श्रीन, श्रीन का भी ठीक है। गुड, कौन बचा हुआ है? दिव्यांशी, और आंसर नहीं आया अब तक। ठीक है, सो दैट्स अ सिंपल थिंग ना। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम व्हिच इज 3 into 10 raised power 8 divided by the speed of light in medium which is 2 into 10 raised to the power 8. So that's 3 by 2 which is 1.59. ये सबका मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, दैट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद फ्री स्पेस। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में जो था, दैट वाज एब्सोल्यूट। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में बताओ। जैसे मैं कह रहा हूँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में बताइए, या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में बताइए। दैट इज रिलेटिव। या मैं कहता हूँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइका की रिस्पेक्ट में बताइए। दैट आर दीज आर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बस आप ऐसे लोगे। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में लाइट की स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी याद रखने वाली चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो जब मैं रिलेटिव कहूंगा आपसे n12 अगर मैं लिख रहा हूँ, n12 का मतलब होता है दिस n12 इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 नाउ। जैसे मैंने कहा आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, सो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to refractive index of glass, and this is refractive index of water divided by the refractive index of glass. This is your relative refractive index. N12 is n1 by n2, and refractive index is inversely proportional to the speed. So देखो, n1 numerator में है, so you're getting v1 in the denominator. n2 is in the denominator, so you're getting v2 in the numerator. So n12 is refractive index of medium 1 with respect to medium 2. v1 is speed of light in medium 1, and this v2 is speed of light in medium 2. तो हमेशा याद रखना 1 with respect to 2 is n1 by n2 which is v2 by v1. Note it down. Do one numerical on it. आप लिख लो तो बताओ, changes, scroll it further. Okay, ये example लिख लो। जैसे water with respect to glass is refractive index of water divided by refractive index of glass. अच्छा speed की terms में क्या होगा शरीन? This will be speed in water by speed in glass or speed in glass by speed in water? Shireen. Sir, glass by water. Glass by water. Very good. They are inversely proportional. So speed in glass divided by the speed in water. Perfect. लिख लीजिए। अब बहुत छोटी छोटी चीजें, बट फ्रॉम इन नीट यू विल गेट वन क्वेश्चन। अभी प्रीवियस ईयर्स पर आते हैं, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे आप। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट से कनेक्ट करेगा, फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करेगा, वेवलेंथ से कनेक्ट करेगा। स्क्रॉल करूं सर? लिख लिया दिव्यांशी? Yes, sir. Yes, sir. डू इट। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। Glass में it's 2 into 10 raised power 8 meter per second. Water में it's 1.5 into 10 raised power 8 meter per second. Answers
ओके शिरीन का कुछ आंसर आया, फाइन, ठीक लग रहा है शिरीन का। और आंसर किसी का? अरे ये तो आधे आधे मिनट की कैलकुलेशंस होती हैं। नीट में फिजिक्स के एक क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड 1 मिनट होता है। दिशा ठीक आ रहा है। और आंसर्स? इंसिया, दिव्यांशी, अंशिका, गुड, ठीक है। जुवेरिया, इंसिया एंड जुवेरिया, कोई आंसर नहीं है। इंसिया गलत आ रहा है, उल्टा आ रहा है। जुवेरिया आंसर? देखो भाई, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ले रहे हैं ना वो, सो दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नहीं सॉरी, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सो इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इट्स वेलोसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, उल्टा हो जाता है। So 1.5 into 10 raised power 8 by 2 into 10 raised power 8, that's 0.75. इंसिया गलती समझ में आ रही है? Yes, sir. जुवेरिया नहीं हुआ था ये? आंसर उल्टा आया था। Okay. बताओ ना मुझे, तो आप 1.5 घंटे स्पॉन्ड करो। ओके चलो जी, लिख लीजिए। Ray optics is scoring in both boards as well as your NEET exam. जुवेरिया इतना हो जाए मुझे बताओ, स्क्रॉल करते हैं। अच्छा इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ ऑफ लाइट से कनेक्ट करना है। कुछ याद है? स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन होता है? लाइट की स्पीड, लाइट की वेवलेंथ एंड लाइट की फ्रीक्वेंसी, कोई रिलेशन सुना है? कुछ याद है? किसी को याद नहीं है? देखो स्पीड ऑफ लाइट होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो आप कह सकते हो स्पीड जो होगी दैट्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जो आपने n12 n21 का जो रिलेशन लिखा था ना इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड वेलोसिटी, इसे आप वेवलेंथ में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यू कैन राइट दिस एज लैम्डा 2 बाय लैम्डा। सो यहां आप ऐसे लिख सकते हो, c होता है न्यू लैम्डा। सो absolute refractive index of a medium is speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. Speed and wavelength are directly proportional. So you can write this as wavelength in vacuum divided by the wavelength in medium. So refractive index is the wavelength of light in vacuum divided by the wavelength of light in medium. ये refractive index हो। और अगर आप relative ले रहे n1 by n2 होगा v2 by v1, v2 and lambda 2 are directly proportional. तो v2 by v1 which is lambda 2 by lambda. इतना लिखो, we'll do one numerical on it. This is more important. This relation of refractive index and wavelength is more important for your NEET exams as compared to the velocity. हाँ जी लिख लिया ना, स्क्रॉल करूं? 1 Yes, second, sir. sir. एक चीज और याद रखिएगा, इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इसको लिख लेना कहीं, मे बी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कुछ काम आ जाए। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम ऑन चेंजिंग मीडियम। आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे, लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। तो अगर एक लाइट वाटर से ग्लास में जाती है, स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, वेवलेंथ ऑफ लाइट विल चेंज, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी आप एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करोगे जिसमें ये फैक्ट आप यूज करें।
इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन मीडियम्स पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम, मींस अलग अलग मीडियम है, अगर ग्लास है, वाटर है, अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट आल्सो, मींस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है फॉर अ पर्टिकुलर लाइट ऑफ वेवलेंथ। आप कोई और लाइट इंसिडेंट करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, दैट इज फॉर अ लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। लेट्स से येलो लाइट के लिए 1.5 है। अगर आप रेड लाइट लेंगे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, 1.5 से कम हो जाता है, 1.44 कुछ हो जाएगा। अगर आप ब्लू लाइट लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। येलो लाइट के लिए 1.5 है तो ब्लू के लिए हो सकता है 1.6 हो जाए। It depends upon wavelength of light. You can say that refractive index is inversely proportional to wave. तो ऐसा नहीं है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1.5 रहेगा। 1.5 is for a light of particular color, that's for a yellow light. अगर आप रेड लाइट डालेंगे इट विल चेंज, आप ब्लू लाइट डालेंगे इट विल चेंज, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव। इट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होना शुरू होता है। ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, लिखिए ना, डू वन न्यूमेरिकल। अब ये वो पॉइंट्स है जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। नोट किया, स्क्रॉल करूं इसको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नहीं ये तो आप करो, इसको करो। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। वैक्यूम में वेवलेंथ है लाइट की 5000 एंगस्ट्रॉम, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। वेवलेंथ लाइट की कैलकुलेट करो, ग्लास में कितनी आएगी, डू इट, इट्स वन लाइन कैलकुलेशन। आंसर वेवलेंथ इन ग्लास। आंसर्स कितना टाइम लगेगा? अंशिका, गुड शिरीन, सही आ रहा है, वेरी गुड। अंशिका, इंसिया, हार्डली एक लाइन की कैलकुलेशन है, गुड इंसिया, सही मिल रहा है। जुवेरिया, देखो गुड, अनुष्का का भी ठीक है। जुवेरिया और दिव्यांशी और तिशा, देखो ये मुझे जरा सा ना कोई रिलेशन बताएगा, जुवेरिया बताएगी। जुवेरिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कौन सी दो वेवलेंथ का रेशियो लेंगे? जुवेरिया, जुवेरिया घबराओ मत, ज्यादा होगा गलत होगा ना। Sir, refractive index is inversely proportional to the wavelength. राइट, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा एग्जैक्टली? देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना,
डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, ये होगा। सो देखिए, so refractive index of glass is wavelength of light in vacuum divided by wavelength of light in glass. So wavelength of light in glass is vacuum by refractive index. 5000 by 1.5, it's 33333. हाँ जी जवेरिया हुआ। तिशा क्या प्रॉब्लम थी? तिशा फिर गायब हो जाती है। चलो स्क्रॉल करूं इसे, लिख लिया सबने? जवेरिया लिखा आपने? Yes, sir. तिशा Yes, sir. कोई आंसर नहीं आया? सर आ गया था, मैंने गलती से फिर से होस्ट पे भेज दिया था। ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। जितना पढ़ा है उस पर देखो, नीट में अगर आप इतना ही पढ़ के जाओ तो कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। और ये नीट प्रीवियस ईयर्स की बुक तो ऐसा रख लो ना अपने पास कि हर टॉपिक के बाद आप इसको सॉल्व कर लिया, एक एक क्वेश्चन इसका आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। सर ये बोर्ड्स के लिए भी फिर सफिशिएंट होगा ना? हाँ हाँ बोर्ड्स के लिए। इस बार आपका जो पेपर था ना पूरा प्रीवियस ईयर से डिट्टो। टेस्ट सीरीज बनाई थी हमने, टेस्ट सीरीज यहीं से बनाई थी। उसने इतना भी नहीं करा था कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देता, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम रखी थी। जहां क्वेश्चन टफ क्वेश्चन जो आपको दिख रहे थे दे वर फ्रॉम नीट प्रीवियस ईयर्स। जेई थोड़ा सा टफ हो जाता है बोर्ड्स के लिए, नीट का लेवल बोर्ड्स का। सो जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, कहाँ गया? चलिए करके देखिए। देखो पहले जो मार्क लगे हुए थे वो कंफ्यूज करने के लिए थे, तो उसको बेस बना के कोई कैलकुलेशन मत करना। और मुझे बताना अगर तुम्हें लगता है कि कोई डेटा मिसिंग है। 11th क्वेश्चन नंबर 11th, बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है? किसी का कोई आंसर नहीं है? कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ ना, कुछ हेल्प करता हूँ मैं बीच में। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी में कुछ कहीं कुछ लग रहा है कि ओके दिस इज मिसिंग टर्म, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। पहले लिखो कि गिवन डेटा क्या क्या है, क्या क्या गिवन है आपके पास, और फिर लिखो रिलेशन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या चाहिए होता है, फिर सोचेंगे कि मिसिंग कैसे आएगा। सर मीडियम का नहीं आ रहा। मीडियम में वेवलेंथ नहीं आ रही है ना? यस सर। तो देखो मीडियम में तो वेवलेंथ दी हुई है, एयर में नहीं मिल रही है। मीडियम में वेवलेंथ दी हुई है 5000 एक्स्ट्रा। आप कहना चाह रही हैं वैक्यूम में वेवलेंथ नहीं दी हुई? यस सर। तो अंशु ऐसे सोचो, फ्रीक्वेंसी दी है मीडियम में, वैक्यूम में ये फ्रीक्वेंसी सेम होगी या चेंज हो जाएगी? तो आप फ्रीक्वेंसी वैक्यूम में क्या सेम, वैक्यूम में सेम। तो अगर फ्रीक्वेंसी और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 into 3 × 10⁸ अब सोचो अगर वैक्यूम में स्पीड पता है, वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी पता है, तो क्या वैक्यूम में वेवलेंथ आ जाएगी? यस सर। C is equal to न्यू लैम्डा, राइट? निकाल लो जल्दी से, वेवलेंथ निकाल लो वैक्यूम में कितनी है। अब बताओ मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है?
और नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा बताइए, फिर हेल्प कर दो। क्वेश्चन लिख लीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन होना चाहिए आपके नोट्स में। तो वो जो इतना सब हमने किया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल, वो सब ऐसे यूज होता है। वेटिंग फॉर आंसर्स, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अरे किसी का नहीं आया, चलो मैं सॉल्व कर दूं, स्क्रीनशॉट लेता हूं। गुड शरीन, शरीन का आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब एक बच्चे का आ सकता है, तो फिर दिव्यांशी का भी सही आ रहा है, वेरी गुड। देखिए ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, गुड अनुष्का, दैट्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। वैक्यूम में लाइट की जो वेवलेंथ है, दैट वेवलेंथ इज 3 into 10 raised to the power सॉरी, वेवलेंथ तो पता ही है ना वैक्यूम में, यही तो चाहिए। गुड दिशा, सही है। आपको ग्लास में वेवलेंथ पता है, आपको पता है कि वेवलेंथ इन ग्लास इज 5000 एंगस्ट्रॉम। आपको ये पता है कि फ्रीक्वेंसी इन ग्लास इज कितनी है, 2 into 10 raised power 14। जुवेरिया बहुत ढंग से देखना, जहां भटक जाऊं बताना। तो मुझे चाहिए वेवलेंथ इन एयर, तो जो फ्रीक्वेंसी ग्लास में होगी वही फ्रीक्वेंसी एयर या वैक्यूम में भी होगी, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती। वेवलेंथ होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। सो वेवलेंथ हो गया 3 into 10 raised power 8 divided by frequency in glass, wavelength in glass, sorry, with frequency in air। आपको चाहिए ना वेवलेंथ इन एयर, frequency in air, which is 2 into 10 raised to the power 14। So it comes out to be 1.5 into 10 raised to the power -6। ये वेवलेंथ आ गई एयर में। तो देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ग्लास का, दैट्स वेवलेंथ इन एयर divided by wavelength in glass। Wavelength in air is this 1.5 into 10 raised to the power -6, और wavelength in glass 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, तो 5000 को into आप 10 raised to the power -10 कर दीजिए। इसे आप ऊपर ले जाइए, सो आ जाएगा 1.5 by 5000। भाई ऊपर जाओगे तो पावर 4 हो जाएगी ना, into 10 raised to the power 4। सो देखिए ये आ जाएगा आपका 15/5। ये 4 है ना, ये 15,000 कर देगा, 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 3। तो ऑलमोस्ट सभी का सही था। जुवेरिया वही अब, Yes, sir. चलो लिख लीजिए। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे यूज होती है। आप इतना लिख लें जुवेरिया, तो बताइएगा चेंज राइट। जुवेरिया नोट कर लिया, चेंज करूं स्लाइड? Done, sir.
ओके ये हो गया। नेक्स्ट देखो रिफ्रैक्शन का क्या मतलब। रिफ्रैक्शन हमें समझना पड़ेगा। तो लाइट जब एक मीडियम से सॉरी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड में चेंज आता है। ड्यू टू दैट चेंज इन स्पीड लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। दिस चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉज है मीडियम का चेंज होना। अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? पाथ डेविएट कर देता है। जैसे ये मीडियम वन है, दिस इज मीडियम टू। मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1, मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n2। ये नॉर्मल है मीडियम पर, बिल्कुल वही नॉर्मल जो आप रिफ्लेक्शन में ड्रॉ करते हैं। और आपने क्या किया, इसके ऊपर लाइट को आपने ऑब्लिकली इंसिडेंट कर दिया। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस वन इज योर इंसिडेंट रे। तो जब ये इंसिडेंट रे मीडियम वन से मीडियम टू में जाएगी, इसे आप कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रे कुछ बेंड होगी, मतलब अगर ये रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे स्ट्रेट जाती, ऐसे जा रही होती। बट ड्यू टू चेंज इन मीडियम इसका पाथ चेंज हो जाएगा। दोनों तरह से चेंज हो सकता है, ऐसे भी बेंड कर सकती है और ये ऐसे भी बेंड कर सकती है। ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट कर देगी। कैसे बेंड करेगी दैट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं कोई एक ले लेता हूँ। तो अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे स्ट्रेट जाती, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये बेंड करेगी। इस रे को आप कहते हैं, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा इसे आप आर से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे आप कहोगे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये बेंड होती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। टू बेंड लाइट शुड ऑलवेज ट्रैवल ऑब्लिकली। अगर आप नॉर्मली इंसिडेंट कर दो ना, ऐसे बेंड नहीं करेगी, स्ट्रेट चली जाएगी। ये बेंड करेगी तब जब लाइट स्ट्रेट लाइन ऑब्लिकली ट्रैवल करती है। किसी एंगल पर आपने इंसिडेंट किया, किसी एंगल पर अगर नहीं करोगे, नॉर्मली इंसिडेंट कर दोगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट स्ट्रेट चली जाएगी। दिस इज रिफ्रैक्शन। अब इसमें कुछ एंगल्स और भी आते हैं। ये जो एंगल है ये ओरिजिनल रे का डायरेक्शन है। दिस डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो रे ऐसे जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन हुआ तो रे ऐसे जा रही है, इतना डेविएट हुई। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसे एंगल ऑफ डेविएशन। सॉरी। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ जी, क्लियर है ना? ये समझ में आया व्हाट इज रिफ्रैक्शन? यस सर। यस सर। Yes, sir. सो ये रे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे इसके बारे में। तो हेडिंग रिफ्रैक्शन डाल लीजिए। इसे ड्रॉ एंड प्लीज कॉपी पेस्ट नहीं है। इसको ऐसे करो कि एक ब्रेन मैप बनता चला जाए, आपको एट द एंड ऑफ द क्लास आपको चीजें कुछ कुछ याद हो जाए। सिर्फ कॉपी पेस्ट मारोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा।
आप जब लिख लो तो बता रहा स्क्रॉल इट। वेरिया कोई डाउट इसमें? No, sir. Done, sir. Done, sir. Okay. So now write down the definition. लिख लिया होगा। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, वेवलेंथ विल चेंज, बट फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो जब रिफ्रैक्शन होता है वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। और लाइट का जो कलर है ना दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो कलर विल रिमेन सेम, लाइट का कलर भी चेंज नहीं होता। मींस ब्लू लाइट है अगर तो रिफ्रैक्ट करने के बाद ब्लू ही रहेगी, कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो रिफ्रैक्शन के लॉज आते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि ये जो तीन रेज है ना आपकी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों रेस एक प्लेन में लाई करती है। एक प्लेन मींस अगर आप एक बोर्ड लेते हो, बोर्ड के ऊपर आपने इंसिडेंट रे ड्रॉ करी, तो आपकी नॉर्मल रे भी आपके बोर्ड के प्लेन में होगी। ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड के बाहर आपको ड्रॉ करना पड़ रहा है। रिफ्रैक्टेड रे भी आपके बोर्ड के प्लेन में होगी। जैसे आप कॉपी में ड्रॉ कर रहे हो, योर कॉपी इज एक्स वाई प्लेन, so if your incident ray is in the plane of copy, normal is also in the plane of copy, and refracted ray will also be in the plane of copy. That's the first law. Second law is Snell's law. देखो Snell's law क्या कहता है? Snell's law बहुत काम की चीज है। Snell's law कहता है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लो, ये कांस्टेंट होगा फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। ये क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती। चेंज ना होने का मतलब है कि लाइक आपने पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा 10 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया 15 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री बाय साइन 5 डिग्री कुछ नंबर आएगा। लेट्स से दिस इज 0.6 or not 0.6, let's say this angle is just one second, 10 डिग्री और आपने रिफ्रैक्शन मान दिया इट्स 0.5, एंगल ऑफ 5 डिग्री, इट कम्स आउट टू बी 1.2। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे, लेट्स से आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस 12 कर दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल चेंज, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होकर 7 हो जाएगा, बट रेशियो चेंज नहीं होने वाला, रेशियो अभी भी सेम रहेगा। दिस इज स्नेल्स लॉ कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप को ऐसे चेंज करेगा कि साइन आर और साइन आर का जो रेशियो होगा दैट रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल स्नेल्स लॉ, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू refractive index of medium 2 with respect to medium 1. मीडियम 2 मींस वो वाला मीडियम है जहां लाइट रिफ्रैक्ट करने के बाद एंटर कर रही है। दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज मीडियम। को बताएगा मुझे ये जो n21 में लिख रहा हूँ इसे कैसे लिखेंगे, n2/n1 या n1/n2? N2/N1. yes N2/N1. n2/n1। और इसको अगर मैं स्पीड की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, N1 v2/v1 और v1/v2? V1/V2. V1/V2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड आर इनवर्स। वेवलेंथ की टर्म्स में ये साइन आया और साइन आर की वैल्यू, दिस इज
तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू। तो इसको ऐसे लिखते हैं, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होगा, साइन आई बाय साइन आर n2 बाय n1 के इक्वल होगा, और ये n2 बाय n1 v की टर्म्स में लोगे तो v1 बाय v2 हो जाएगा, और इसे आप वेवलेंथ की टर्म्स में लिखेंगे तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। नीट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से वो वेवलेंथ कनेक्ट करेगा। चलो इसको लिख लीजिए, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। स्क्रॉल कर दो। ओके, सबने लिख लिया ये? चवेरिया, शरीन, नहीं सर, नो सर। चुके ना। डन सर। कई बार क्या होगा कि जब आप स्नेल्स लॉ इस फॉर्म में अप्लाई करोगे ना तो आप कंफ्यूज होगे कि n2 बाय n1 ले या n1 बाय n2 ले। इट्स अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिखो, प्रोडक्ट फॉर्म में लगाओ। जैसे देखो यहाँ, ये मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, और इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज i, तो आप ऐसे लिख सकते हो इट्स n1 into sin i। दूसरा मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज r, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म लगाओ तो देखो n2 मल्टीप्लाइड बाय साइन r। तो अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म में लगाएंगे, जैसे यहाँ लिखा आपने n1 into sin i, और यहाँ आपने लिखा इट्स n2 into sin r, तो यहाँ से गलती की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। डिसाइड ही नहीं करना कि 1/2 या 2/1, प्रोडक्ट फॉर्म ले लो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ना, n1 into sin i is n2 into sin r, sin i by sin r क्या आ गया, n2 by n, which is equal to n2। So I will recommend कि जब न्यूमेरिकल्स आए then instead of using ratio apply in product form, एक स्टेप बढ़ेगा, फिर आप sin i by sin r लिख लीजिएगा। यहाँ से गलतियां नहीं होती अगर आप ऐसे अप्लाई करें। हो गया, स्क्रॉल करूं इसे? यस यस सर। सर। अच्छा, अब इसमें ना कुछ फैक्ट्स और हैं। जैसे अगर वो आपसे कहता है कि लाइट ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर, मींस फ्रॉम अ मीडियम हैविंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू अ मीडियम हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये आपकी इंसिडेंट रे। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ऐसे जाता है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड। और ऐसे ही आर इज लेस देन आई, अगर ये डेंसर से रेयरर जा रही है, तो जब डेंसर से रेयरर जाएगी देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। So when the ray is traveling from denser to rarer medium, it bends away from the normal. So away from the normal, ये ऐसे गई, और अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये दूर चली।
तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होती है। इफ इट बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल तो देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। इफ इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। So you should remember these results कि अगर rarer से denser गया then it will bend towards a normal, और अगर denser से rarer जा रहा है then it will bend away from the normal. चलिए scroll कर दो। नोट कर रहा है इतना, स्क्रॉल करूं इसको? इनसे Done, sir. Yes, sir, done. Yes, sir. Yes, sir. So that was about Snell's law and consequence of Snell's law. बच्चों I'm not well, मेरे को अच्छा खासा फीवर है, अब इसके आगे मेरे लिए क्लास लेना बड़ा मुश्किल है। So I'll stop here. Saturday at the same time we'll continue this topic. So we'll try कि Saturday में इस half an hour को compensate करूं। ठीक है, आज बाद मुश्किल है क्लास में। चलो Thank you, sir. ओके बच्चों। Okay, sir. Okay, sir.